मित्रों, प्यारे बच्चों, मैं आरजू बानो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। आज हम लोग लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी शीर्षक छोटा जादूगर के बारे में जानेंगे। छोटा जादूगर के दो मुख्य पात्र हैं, एक स्वयं लेखक जयशंकर प्रसाद और दूसरा बालक जो एक जादूगर है, किस प्रकार अपनी माँ की सेवा करते हुए जीवन यापन के लिए परिस्थितियों से जूझता है, उसी का वर्णन इस कथानक में लेखक द्वारा किया गया है। छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। यहाँ कलनाद का मीनिंग है मधुर वातावरण, मधुर ध्वनि। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, अर्थात उसका चेहरा उदास जरूर था, लेकिन उसके मन में एक धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ, अर्थात वह देखने में तो गरीब घर का लग रहा था, जिसके जीवन में कई कमियां थीं, परंतु मन से वह बहुत संतुष्ट लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज के तुम ही मित्र हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य की भीड़ वहाँ इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी महसूस हो रही थी जाड़े में भी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। अर्थात पथ्य का मीनिंग हुआ रोगी को दिया जाने वाला भोजन। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। बालक यहाँ बहुत ही स्वाभिमानी है। वह लेखक को कहता है कि अगर आप शरबत न पिलाते और मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती, और वो भी मेरा खेल देखकर। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, अर्थात मैंने दुख भरी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई।
देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, यानी वो वहाँ से चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई, यानी कि मुझ पे ध्यान नहीं दिया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। हिंडोले का अर्थ है झूला। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। अर्थात यहाँ लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ और भी बालक को कहने जा रहा था। उसी बीच उनकी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कॉर्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था।
मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाले मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। अर्थात लेखक स्तब्ध था उस बालक की मातृभूमि से, मातृभक्ति से। वह छोटा जादूगर जो दृढ़ता और परिपक्वता के साथ अपनी माँ की सेवा कर रहा था, अब अकेला रह गया था। इस प्रस्तुत कहानी में लेखक जो है एक चरित्र प्रधान कहानी को प्रस्तुत करता है, जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समय से पहले समझदार हो गए इस बालक का बालपन जैसे कहीं खो गया है। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।